हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे होनहार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सब बढ़िया हैं जी। तो सब लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास हैं, दिन रात एक करे हुए आजकल हैं। तो साहब जी, हम लोगों ने कल की क्लास कहाँ पे छोड़ी थी? कल तो शायद हम लोगों ने सेक्शन 45 का सब सेक्शन 5 भी कर लिया था और कुछ मैंने आपको इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए। होपफुली हो गए होंगे सबके। कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। मैं अलग से कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, ऐसे रनिंग क्लासेस में ही आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो अब अगला जो सेक्शन आने वाला है, जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वाली जो कैटेगरी चल रही है, तो अभी तक हम लोगों ने इस कैटेगरी में सेक्शन 45 का सब सेक्शन 2 पढ़ लिया है। 2A मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था और अभी कल हम लोगों ने सब सेक्शन 3 पढ़ा, सब सेक्शन 4 पढ़ा, सब सेक्शन 5 पढ़ा और अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक बेहद इम्पॉर्टेंट सेक्शन, घनघोर इम्पॉर्टेंट सेक्शन। उस सेक्शन की इम्पोर्टेंस का तो कोई जोड़ तोड़ ही नहीं है साहब। बेहद खतरनाक सेक्शन है साहब। क्या कहूँ मैं इसके बारे में? सर कहो नहीं, बताओ। ज़्यादा ड्रामा मत करिए, ड्रामा करने का टाइम ख़त्म हो चुका है। हाँ, हम तो ड्रामा ही करते हैं यहाँ पे, बताते हैं अच्छे से चीज़ों को, तो बस कह रहे हैं कि ड्रामा मत करिए। ठीक है, नहीं करेंगे ड्रामा, उसमें क्या है। सेक्शन तो लिखूँ, कौन सा सेक्शन बताने जा रहा हूँ? मैं बताने जा रहा हूँ सेक्शन 50C। सेक्शन 50C बाबूजी। पेज नंबर 318 पे आ जाइए। पेज नंबर 318, पैरा नंबर 101.18। Computation of capital gains in the case of transfer of land and building. Computation of capital gain in the case of transfer of land and building। अरे साहब, क्या सेक्शन बनाया है बनाने वालों ने। खूंखार सेक्शन है साहब। और मैंने तो इस सेक्शन का नाम रखा हुआ है, पता है मैं इस सेक्शन को किस नाम से बुलाता हूँ? मैं इसको काला नाग, काला नाग है ये सेक्शन साहब। काला नाग समझते ना, ब्लैक कोबरा, बड़ा जहरीला है, जिसको एक बार डस ले, काट ले, ये बिना पानी मांगे मर जाता है, समझ लीजिए आदमी। इतना खतरनाक सेक्शन है और ये सेक्शन आपकी ज़िंदगी में कई बार आएगा। और ढेरों लोग हैं समाज में जो इस सेक्शन के सताए हुए हैं, बेचारे हैरान परेशान से घूम रहे हैं और कईयों को तो पता ही नहीं होता इस सेक्शन के बारे में। और जब फंस जाते हैं इस सेक्शन के चंगुल में तो उनसे रोए नहीं चुकता, ये समझ लीजिए, क्योंकि कोई काट नहीं है इस सेक्शन की, फिर ये समझ लें। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है काला नाग। समझ रहे हैं बात को? तो भैया इस काला नाग को पढ़ने के साथ ही हमारा ये कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन वाला मामला लगभग ख़त्म हो जाएगा और फिर हम लोग एग्जामिशन पार्ट में एंटर हो जाएंगे। तो सीए साहब जरा यहाँ पे पढ़ो जरा, क्या कह रहा है? कह रहा है सेक्शन 50C इज एप्लीकेबल इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पढ़ डालिए साहब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। आप लोग तो समझदार है, पढ़े लिखे घरों से आप लोग आते हो, जानकार हो। पढ़ लो, पढ़ के समझ लो क्या काले नाग का जहर है। वीडियो पॉज करो, पढ़ो फटाफट से। हाँ जी साहब, तो पढ़ा क्या कह रहा है सेक्शन 50C? लो साहब, हम भी आपको समझाते हैं। कह रहे सेक्शन 50C इज एप्लीकेबल इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन,
बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये, एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, आपकी रियल लाइफ के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है सेक्शन साहब। और मैं तो ऊपर वाले से ये प्रार्थना करूँगा कि भगवान करे आपकी ज़िंदगी में ये सेक्शन कई बार आए, कई बार आपको इस सेक्शन का सामना करना पड़े आपको, ठीक है ना। बट अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप फिर इस सेक्शन से बच के निकल जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इन चीज़ों को डीपली पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है पहली कंडीशन, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। आपने लैंड ट्रांसफर की या बिल्डिंग ट्रांसफर की या लैंड एंड बिल्डिंग दोनों चीज ट्रांसफर की। लैंड ट्रांसफर की से प्लॉट था, ये ट्रांसफर कर दिया, या बिल्डिंग ट्रांसफर की, यू हैव नॉट ट्रांसफर्ड लैंड, यू हैव ट्रांसफर्ड ओनली बिल्डिंग। सर लैंड ट्रांसफर नहीं करेंगे, बिल्डिंग से ट्रांसफर कर देंगे, हाउ इज इट पॉसिबल। अरे यार फ्लैट्स वगैरह बिकते हैं तो उसमें क्या चीज ट्रांसफर होती है, बिल्डिंग की तो ट्रांसफर होती है। समझ में आ रही बात। हाँ सर, और बोथ, या मेरा घर था, पूरी बिल्डिंग थी, पूरी बिल्डिंग बेच दी, लैंड भी गई बिल्डिंग भी गई। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है साहब, किसी और कैपिटल एसेट की चर्चा यहाँ पे नहीं हो रही है। तो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। बाकी आगे कह दिया थी एसेट में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, इससे फर्क पड़ता नहीं है। इट में भी डेप्रिशिएबल और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, डेप्रिशिएबल है, नॉन डेप्रिशिएबल है, कैसी है कैसी नहीं, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब इस बात से है कि जो चीज़ ट्रांसफ़र की है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इधर लैंड और बिल्डिंग और बोथ। चलिए साहब दूसरी कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साहब। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू adopted or assessed or assessable by the stamp duty authority in respect of such transfer is more than 105% of sale consideration. उस प्रॉपर्टी की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, दैट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन सेल कंसिडरेशन by more than 105%. ये लिखा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांसफर इज मोर देन 105% ऑफ सेल कंसिडरेशन। मतलब कि अगर आप कोई चीज़ 100 रुपये में बेच रहे हैं और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 101 रुपये है, 102 रुपये है, 103 रुपये है, 104 है या 105 रुपये तक है, तो सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। क्योंकि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान ली 102 रुपये है और हम चीज़ को बेच रहे हैं 100 रुपये में, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमारी सेल कंसिडरेशन से एक्सीड तो कर रही है, बट सेल कंसिडरेशन के 105% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रही है। मतलब कि सेल कंसिडरेशन 100 रुपये, 105% of sales consideration 105. Now stamp duty value, SDV, stamp duty value, if it is 101, तो क्या सेक्शन 50C एप्लीकेबल होगा? सेक्शन 50C नॉट एप्लीकेबल। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 104 अप्लाई होगा? नहीं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105 क्या सेक्शन 50C अप्लाई होगा? नहीं। सेल कंसिडरेशन दिस 106, ना सेक्शन 50C इज एप्लीकेबल। क्यों एप्लीकेबल? क्योंकि सेकेंड कंडीशन पूरी हो गई है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, दिस वैल्यू इज मोर देन सेल कंसिडरेशन। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो हर केस में सेल कंसिडरेशन से एक्सीड कर रहा है, नहीं, हर केस में हमारी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो सेल कंसिडरेशन से ज्यादा है। बट सिर्फ ज्यादा होने से काम नहीं होगा। कितनी ज्यादा हो? इसके 105% से ज्यादा हो। तो यहां तक हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसके 105% से ज्यादा नहीं थी, बट यहां पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसके
105% से एक्सीड हो गई है, ना सेक्शन 50C इज एप्लीकेबल। कह रहा है इफ द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड the value adopted by the stamp duty authority shall be taken as full value of consideration for the purpose of computation of capital gains। तो साहब इन केसेस में तो ये ली जाएगी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये क्या है? ये है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बट इस वाले केस में जहां पे ये तो 100 है, ये 105 है और ये 106 है, तो इस वाली सिचुएशन में ये जो होगा 106, ये हो जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मतलब कि भैया मैंने एक प्रॉपर्टी बेची है, कितने में बेची पता है? हमने प्रॉपर्टी बेची है 50 लाख रुपए में, 50 लाख में, और इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लें 60 लाख रुपए है। बेची है 50 लाख में जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 60 लाख रुपए है। बताओ भैया सेल कंसिडरेशन, फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या लेंगे? 50 लाख जितने में मैंने बेची है ये लिया जाए फुल वैल्यू कंसिडरेशन, या 60 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, क्या ले? चेक करिए, क्या ये 60 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसिडरेशन के 105% से एक्सीड कर रहा है? तो इसका 5% निकालो। 50 लाख का 10% होता है कितना? 5 लाख। नहीं, 50 लाख का 10% हुआ 5 लाख, आधा कर दो 2.5 लाख, तो 52.5 लाख ये बना इसका 105%, और ये 60 लाख है। लो जी साहब, ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 105% ऑफ सेल कंसिडरेशन। तो इस केस में ये 60 लाख हो जाएगा क्या? फुल वैल्यू कंसिडरेशन। देख रहे हैं, बेच रहे हो 50 लाख में बट कैपिटल गेन निकलेगा 60 लाख रुपए को लेके। अब जरा यहां पे आपको ये समझना है कि आखिर ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती क्या है, क्योंकि जब तक आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बारे में जानकारी नहीं रखोगे तब तक आप इस सेक्शन को नहीं समझ पाओगे। इसलिए वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से समझिए कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब होती क्या है, सोचिए। हाँ जी साहब जी, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बारे में आपके पास जानकारी है? कुछ लोगों के पास हो सकता हो जानकारी, बट मेजॉरिटी केसेस में लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में, क्योंकि अभी आप लोगों ने ज़्यादा दुनियादारी देखी नहीं है, इसलिए जानकारी में होना थोड़ा सा मुश्किल है ये। आइए समझते हैं इसको, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आखिर होती क्या है। सीए साहब, एक दिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था, काफ़ी डिटेल में मैंने समझा दिया, तो इतनी ज़रूरत नहीं थी उस समय उतना समझाने की। आपको ध्यान है, मैं आपको एक दिन सेक्शन 51 बता रहा था, एडवांस मनी फॉरफिटेड, ध्यान है? तो जब एडवांस मनी फॉरफीचर की बात चल रही थी तो वहाँ पे मैंने एक सीन क्रिएट किया था जहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी खरीदने गए थे। तब मैंने आपसे कहा था ये एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ ये मुझे दो जगह पे मदद करेगा, एक तो सेक्शन 51 के लिए और दूसरा सेक्शन 50C के लिए। तो आज ये सेक्शन 50C है। अब जरा उसी एग्जाम्पल को जरा रिकॉल करें सब लोग, क्या मैंने सीन क्रिएट किया था उसमें। उसमें था ये कि ये मिस्टर बी थे जिनसे आप ये प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, ठीक है ना? ऐसे ही तो कुछ था। चलो यहां पे प्लॉट कर देते हैं। मिस्टर बी का ये एक प्लॉट है और ये प्लॉट आप खरीदना चाहते हैं और आप हैं मिस्टर ए फॉर आप। ये प्लॉट
मान ले कहाँ पे है, ये प्लॉट है से कल्याणपुर में। अब प्लॉट पे बिरहाना रोड पे तो मैं बेचूंगा नहीं ना, सिविल लाइन्स पे बेचने जाऊंगा, वहाँ पे तो सब बना हुआ है सब। तो कल्याणपुर इलाका है, सब लोग जानते हैं, वहाँ पे ये प्लॉट है। और इसका एरिया मान ले थोड़ी देर के लिए से 1000 स्क्वायर मीटर, काफ़ी बड़ा प्लॉट है। लो ही साहब 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है ये। और आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं क्योंकि आपको घर बनवाना है, क्योंकि आप बने बनाए मकान में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस करवाने पड़ते हैं, पुराना भी होता है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो आपने सोचा भाई प्लॉट खरीद के हम अपना मकान बनवाएंगे अपने हिसाब से। अच्छी बात है, मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने भी प्लॉट खरीदा, प्लॉट खरीदने के बाद मैंने भी अपना घर बनवाया अपने हिसाब से। तो आपको पता चला भाई ऐसे ऐसे कल्याणपुर में एक प्लॉट है, बिकाऊ है, बताया होगा आपको किसी ने। तो आप गए मिस्टर बी के पास, बाकी सीन मैं पहले क्रिएट कर चुका हूँ, थोड़ा फास्ट ट्रैक पे समझिएगा। तो मिस्टर बी के पास गए और आपने कहा साहब हम ऐसे ऐसे प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो रेट का आइडिया आपको होगा ही होगा। आपने मिस्टर बी से क्या मांगे, इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स, ध्यान है ना। तो मिस्टर बी ने आपको इस प्रॉपर्टी के ये रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी आपको प्रोवाइड कर दी, जिसमें मैंने कहा था इधर फ़ोटो भी लगी होती है, इधर सेलर की फ़ोटो होती है और इधर बायर की फ़ोटो होती है। मतलब कि यहाँ पे फ़ोटो होगी किसकी, मिस्टर बी की। ये मिस्टर बी हैं। ठीक है, कौन है ये, मिस्टर बी, दिख रहा है ना सबको। और ये फ़ोटो है किसकी, ये फ़ोटो उसकी है जिसने प्रॉपर्टी बेची, किसी मिस्टर एक्स ने बेची होगी। और इसमें पूरी राम कहानी लिखी होगी, इस प्रॉपर्टी की डिटेल्स इसमें होंगी, प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ सिचुएटेड है, प्रॉपर्टी के नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट वेस्ट, कितनी चौड़ी सड़क है, सारा इस पर डिटेल इसमें लिखा होगा। इस पूरी इस प्रॉपर्टी की सारी जानकारी इसमें लिखी होगी। मिस्टर एक्स ने किससे खरीदी थी, उसने किससे खरीदी थी, उसने किससे खरीदी थी, ऐसे करते हुए पूरी चेन ऑफ टाइटल के बारे में इसमें लिखा होगा। और मिस्टर बी ने मिस्टर एक्स से इस प्रॉपर्टी को इस डेट पे खरीदा है, इतने अमाउंट पे खरीदा है, क्या कंसिडरेशन दिया गया है, सब कुछ इसमें लिखा होगा साहब। आप ये डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं अपने वकील साहब के पास चेक करवाने के लिए कि भाई प्रॉपर्टी के टाइटल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वकील साहब 2-3-4 दिन का समय लेके आपको बता देते हैं कि हाँ साहब प्रॉपर्टी बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का कोई इसमें डिस्प्यूट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप तैयार हो चुके हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। फिर आप जब आपको टाइटल के बारे में एश्योरेंस मिल गया वकील साहब से, तो फिर आप मिस्टर बी के पास आते हैं इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, आगे रेट का बार्गेन करने के लिए। तो मिस्टर बी ने बताया कि साहब हमारी डिमांड है इसके लिए करीब 15,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर। तो भैया कितने का हो गया ये प्लॉट है? 15,000 में एक जीरो जोड़ेंगे तो 1,50,000, 15 लाख, अरे गरीब 1.5 करोड़ का प्लॉट हो गया। कम कर दो यार इसको, 500 स्क्वायर मीटर कर दिया, ठीक है 400 कर देते हैं। लो अभी छोटा 1000 स्क्वायर मीटर तो बहुत बड़ा प्लॉट हो गया था। लो ही साहब, तो कितने का प्लॉट पड़ रहा है ये? 60 लाख रुपए का। से सब आर्गेन करने के बाद मामला जो है 15,000 पर स्क्वायर मीटर पे डन हो रहा है। आपने एडवांस वगैरह दे दिया मिस्टर बी को टोकन मनी का, और फिर आप इसकी रजिस्ट्री करवाने के उसमें आ जाते हैं। आप जब रजिस्ट्री करवाएंगे तो क्या होगा, जैसे डॉक्यूमेंट्स थे
ये तो पुराने हो गए, अब नए डॉक्यूमेंट्स फिर से बनाए जाएंगे। अब नए ये रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स जो एग्जीक्यूट करे जाएंगे, फिर से इसमें फ़ोटो लगेगी, इधर भी फ़ोटो आएगी, इधर भी फ़ोटो आएगी, दुनिया भर की राम कहानी इसमें लिखी जाएगी। आपकी रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स थोड़े से बड़े बना रहा हूँ जिससे आपको नज़र आ जाए। ठीक है, अभी इधर फ़ोटो किसकी है बताओ, इधर फ़ोटो किसकी आएगी? इधर फ़ोटो है मिस्टर बी की और इधर आपकी फ़ोटो है। आप कितने खुश नज़र आ रहे हैं। और ये है कौन? ये हैं आप, मिस्टर ए की फ़ोटो लगेगी। नए डॉक्यूमेंट्स अब ये एग्जीक्यूट करे जाएंगे और अब फिर से जो राम कहानी इसमें लिखी तो वही सब इसमें भी लिखी जाएगी। और इस कहानी में एक नया एपिसोड ऐड हो जाएगा कि आज फलानी तारीख को ये प्रॉपर्टी मिस्टर ए ने मिस्टर बी से इतने अमाउंट पे परचेज करी। अब रजिस्ट्री होगी रजिस्ट्रार ऑफिस में। जब हम उधर से आते, हम जा रहे होते ना, जैसे मैं इधर आज़ाद नगर से जा रहा होता हूँ, ग्रीन पार्क क्रॉस किया और वो फिर कचहरी जब आ रही होती है तो जहाँ पे वो पुलिस लाइन शुरू होता है, जहाँ से उसके पहले राइट साइड में देखते ना, लेफ्ट साइड में तो वो गोरा का प्रस्थान है, राइट साइड में बहुत सारी बाइक्स वगैरह खड़ी नज़र आ रही होती हैं। अक्सर जाम लग जाता है उस जगह पे, रोड भी थोड़ी सी पतली है वहाँ पे। तो बस वहीं पे रजिस्ट्रार ऑफिस है, प्रॉपर्टीज़ की रजिस्ट्री वहीं पे होती है साहब। तो सीए साहब वहाँ पे जब रजिस्ट्री करवाने जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस वगैरह देनी पड़ेगी। वकील साहब सब आपसे फ़ीस चार्ज करेंगे क्योंकि सब लीगल मैटर है साहब, इसमें वही वकील साहब सारे पेपर्स तैयार करवाएंगे। एंड प्लस 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 ये जो आपकी प्रॉपर्टी की जो लिखा पढ़ी हो रही है, इसकी फ़ीस तो जा रही है रजिस्ट्रार ऑफिस में क्योंकि उनके खर्चे हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का मामला है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट भी आपसे टैक्स चार्ज करती है और टैक्स चार्ज करती है स्टैम्प्ड ड्यूटी के फॉर्म में। गवर्नमेंट आपसे, स्टेट गवर्नमेंट आपसे स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करेगी और स्टैम्प ड्यूटी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीक़ों से चार्ज करती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। कहीं पे परसेंटेज बेसिस पे है, कहीं पे उन्होंने अमाउंट बनाया हुआ है कि सब इतने से लेके इतने लाख तक की प्रॉपर्टी अगर है तो इतने रुपए आपको स्टैम्प ड्यूटी का देना है, इतने से लेके इतने लाख तक की अगर प्रॉपर्टी है तो इतने रुपए आपको स्टैम्प ड्यूटी का पे करना है। तो उन्होंने स्लैब के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी का सिस्टम बनाया हुआ है। कुछ स्टेट्स जैसे अपना यूपी, यहाँ पे परसेंटेज बेसिस पे आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। एट प्रेजेंट जो यूपी में जो स्टैम्प ड्यूटी का रेट चल रहा है दैट इज़ 8%। अपने यूपी में क्या चल रहा है स्टैम्प ड्यूटी? एट द रेट ऑफ 8%। मैं सिंप्लिसिटी के लिए इसको 10% कर ले रहा हूं, ठीक है ना, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो सब आपको स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी है एट द रेट ऑफ 10%। 10% के रेट से स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी है। अब ये स्टैम्प ड्यूटी पे करना, वकील साहब का खर्चा उठाना, रजिस्ट्रेशन के जो खर्चे होंगे वो सब बियर करना, ये सब जिम्मेदारी, ये सब ऑब्लिगेशन बायर के होते हैं। किसके ऑब्लिगेशन है? बायर के ऑब्लिगेशन है। ये सेलर है और ये बायर है। और जब जब ये प्रॉपर्टी बेची जाएगी, खरीदी जाएगी, तब तब गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करेगी। जब मिस्टर बी ने प्रॉपर्टी खरीदी थी मिस्टर एक्स से तो मिस्टर बी ने ये सब खर्चे उठाए होंगे। आज मिस्टर ए खरीद रहे हैं तो मिस्टर ए ये सारे खर्चे उठाएंगे। कल को मिस्टर ए किसी को प्रॉपर्टी बेच देते हैं, जिसको बेचेंगे फिर से स्टैम्प ड्यूटी वगैरह चार्ज होगी। हर बार गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी आपसे चार्ज करेगी, जिसको बोलता है ना लिखा पढ़ी का खर्चा। ये वही लिखा पढ़ी का खर्चा है। मतलब कि मिस्टर ए 60 लाख रुपए तो मिस्टर बी को देंगे क्योंकि ये प्लॉट खरीद रहे हैं, और प्लस इस 60 लाख का 10% 6 लाख रुपए ऐसे स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को पे करेंगे। बाकी खर्चों को साइड में डालें तो मिस्टर ए को ये प्लॉट कितने में पड़ रहा है भैया? 66 लाख में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? 60 लाख रुपए तो इनको दिए गए और 6 लाख रुपए ये गवर्नमेंट को पे करेंगे स्टैम्प ड्यूटी के नाम पे। अब साहब मिस्टर ए
को ये 60 लाख रुपए मिस्टर बी को देना भारी नहीं पड़ रहा है, बट गवर्नमेंट को जो 6 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी के, ये इनको दुखी कर रहे हैं, इनको भारी पड़ रहे हैं कि काश यार ये 6 लाख खामखा में देने पड़ रहे हैं, ये किसी तरह से बच जाए। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि श्रीमान जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। कहते हाँ साहब बताएं। कहते साहब मैं आपको 60 लाख ही दूंगा, उसमें आप परेशान मत होइए। काम करिए, आप 40 लाख रुपए मेरे से नंबर 1 में ले लीजिए, चेक ड्राफ्ट के थ्रू ले लीजिए, और बाकी 20 लाख रुपए कैश ले लीजिए। हाँ, जो नंबर 1 में लेंगे आप पैसा, वो इस पे लिखा जाएगा कि मिस्टर बी ने ये प्रॉपर्टी मिस्टर ए को 40 लाख रुपए में बेची है। जो इसमें लिखा जाएगा वो नंबर 1 का पैसा है, लिखा पढ़ी में आ रहा है। कहते साहब हम आपको 40 लाख रुपए तो वाइट में देंगे, नंबर 1 में देंगे, और 20 लाख रुपए कैश में ले लीजिए। ये पकड़िए, 20 लाख रुपए तो कैश अभी लीजिए, और 40 लाख रुपए मैं बैंक ड्राफ्ट के थ्रू या चेक के थ्रू या आरटीजीएस जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड है उसके थ्रू मैं पेमेंट करूंगा, और उसकी डिटेल इसमें लिखी जाएगी। कहते उससे होगा क्या? कहते सर होगा ये कि और आप भी वहां पे यही कहिएगा रजिस्ट्रार ऑफिस में कि आपने प्रॉपर्टी 40 लाख में बेची है, क्योंकि पूछते हैं वहां पे भाई कितने में प्रॉपर्टी बेची, पैसा ऐसा मिल गया तो वहां पे कह दीजिएगा भाई 40 लाख में हमने प्रॉपर्टी बेची है। तो ये कह देने से क्या होगा कि जो 10% मुझे 60 लाख पे जो देना पड़ रहा है, ऐसे ना देखिए मुझे फिर 40 लाख पे 10% गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी का देना पड़ेगा 4 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए मेरे स्टैम्प ड्यूटी के बच जाएंगे। खामखा में क्यों गवर्नमेंट को हम ज़्यादा पैसा दें भाई? आपको पूरे 60 लाख मिले, हमारे 2 लाख बच गए, तो अपने को ये प्लॉट कितने में पड़ जाएगा? 60 लाख प्लस 4 लाख 64 लाख। तो मिस्टर बी ने कहा भाई ठीक है, चलो अगर आपका हमारे ऐसे बोल देने से अगर कुछ लाख 2 लाख का फायदा हो जा रहा है तो चलो हम ऐसा कर लेते हैं। अब सीए साहब यहाँ पे अगर इस तरह से ड्रामा करा गया तो गवर्नमेंट का 2 लाख का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? सोचिए, और कम कर सकता था, ये कह देता कि हम 25 लाख में बेच रहे हैं इनको, तो 25 लाख रुपए नंबर 1 में मिस्टर ए देता मिस्टर बी को, और बाकी 35 लाख रुपीस कैश में दे देता नंबर 2 में। तो 25 लाख का 10% 2.5 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी का जाता, और टैक्स बच जाता। तो लोग इस तरह से गवर्नमेंट का नुकसान ना पहुंचाएं, स्टैम्प ड्यूटी की चोरी ना कर सकें झूठ बोल के, इस बात के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एसेस करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का असेसमेंट करवाती है। SDV जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, SDV, वो वैल्यू जिसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। और ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है डीएम साहब, उनके उसमें होता है। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर इंस्ट्रक्शंस जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो इन प्रॉपर्टीज़ की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एसेस करता है। और जिस समय प्रॉपर्टी खरीदी बेची जा रही होती है उस समय नहीं असेसमेंट होते हैं, ये ऑलरेडी असेस्ड होती है पहले से। आप जिस घर में रह रहे हैं उसकी भी अपनी एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी, जिसको हम लोग सर्किल रेट के नाम से जानते हैं। ये क्या कहलाती है? सर्किल रेट। अब बताइए, सुना है आपने सर्किल रेट के बारे में? हाँ सर, सर्किल रेट के बारे में तो सुना है। और सर्किल रेट के बारे में भी अगर आपने नहीं सुना है तो तुम लोग बिल्कुल पगले हो, बिल्कुल बउआ टाइप की हो, कुछ जानते ही नहीं कि दुनिया जहां में क्या हो रहा है। सर्किल का रेट, गवर्नमेंट का रेट, अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, जिस अगर घर वो आपका अपना है, नहीं भी अपना है तो भी जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ का एक सर्किल रेट होगा, क्योंकि अलग अलग लोकेलिटीज़ के सर्किल रेट्स अलग अलग हैं। बिराना रोड का सर्किल रेट अलग है तो सिविल लाइंस का अलग है, तो हमारे आज़ाद नगर का अलग है, तो पनकी का अलग है, कल्याणपुर का अलग है, बर्रा का अलग है, किदवई नगर का अलग है। अलग अलग लोकेलिटीज़ का अलग अलग रेट है। तो कल्याणपुर में जो ये प्रॉपर्टी है इसका भी अपना एक सर्किल रेट होगा, बोले तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी।
तो पता चला साहब कि जिस लोकेलिटी में ये है और क्या सर्किल रेट है उस इलाके का, वकील साहब बड़े आराम से बता देंगे क्योंकि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप ऑनलाइन सर्च करके पता कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जिस किसी लोकेलिटी में उसका सर्किल रेट क्या चल रहा है। बाकी किसी वकील से पूछ लो, वो तो बता ही देगा, क्योंकि जब डीएम इनको और पीरियडिकली ये रिवाइज होते रहते हैं, हर साल 1.5 साल में सर्किल रेट गवर्नमेंट रिवाइज करती है। और सर्किल रेट का कंसेप्ट इसलिए बना है क्योंकि आप जैसे चोर टाइप के लोग कम अमाउंट बोल के गवर्नमेंट का नुकसान पहुंचाते हैं। तो साहब जिस इलाके में ये प्रॉपर्टी थी वहां का सर्किल रेट चल रहा था, इस प्रॉपर्टी का जो सर्किल रेट था, सर्किल रेट ये था, मान ले थोड़ी देर के लिए 20,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर। ठीक, 20,000 क्या 25,000 कर दिया मैंने, लो 25,000 रुपये स्क्वायर मीटर सर्किल रेट था। मतलब कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी निकल गया इस प्लॉट की, इस प्लॉट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकल के आई 400 इंटू 25,000, 100 लाख, 1 करोड़ रुपए। मतलब स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी इस 1 करोड़ का 10%, 10 लाख रुपए आपको स्टैम्प ड्यूटी का पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। देखिए जरा ड्रामा, मतलब 60 लाख इनको दो और 10 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी के दो, तो लिखा पढ़ी मिला के आपको प्रॉपर्टी कितने में पड़ रही है, जाके 70 लाख में पड़ रही है। लोगों से पूछो लोग क्या कहते हैं, कहते भैया 60 लाख खरीदी लेकिन लिखा पढ़ी मिला के 70 लाख की पड़ी, जाके 70-72 लाख की, या 70 लाख की पड़ी लिखा पढ़ी मिला के। तो लिखा पढ़ी मिला के मतलब क्या, यही सब खर्चे मिला के। तो 60 लाख ये इसको देगा, 10 लाख रुपए ये स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा स्टैम्प ड्यूटी के फॉर्म में। तो स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपने रेवेन्यू के लिए एसेस करी हुई है। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आई। अब इस बात को जरा डाइजेस्ट करिए, वीडियो पॉज करके 1 मिनट, फिर मैं आपको बताऊं आगे क्या होगा। तो सीए साहब, इस स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू के लिए ये सिस्टम बना के रखा सर्किल रेट का कंसेप्ट। और गवर्नमेंट कह रही है कि जब आप हर बार प्रॉपर्टी, अब जैसे प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, इसकी रजिस्ट्री करवाते हो, आपकी प्रॉपर्टी की सारी लिखा पढ़ी हम करके रखते हैं, तो साहब हम आपसे 10% इस बात का चार्ज करेंगे। भाई गवर्नमेंट की मर्जी, भाई टैक्स तो स्टेट, और इसीलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के खरीदने बेचने पे जीएसटी लेवी नहीं होता है। पढ़ा था ना आप लोगों ने, ध्यान है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के लैंड आपने देखा वहाँ पे नेगेटिव लिस्ट के थ्रू उसको उन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ था, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्टैम्प ड्यूटी हमें देनी पड़ रही है गवर्नमेंट को। ठीक है ना, तो जीएसटी नहीं लगेगा इसके ऊपर। तो सीए साहब, अब मामला आता है इनकम टैक्स का। तो स्टेट गवर्नमेंट ने तो अपना रेवेन्यू भैया ले लिया, बढ़िया चकाचक 10 लाख रुपए मिल गए स्टेट गवर्नमेंट को। अब इनकम टैक्स वालों ने देखा इनसे कहाँ रहा जाएगा साहब, ये तो पैदाइशी ललचहे हैं, ये तो लालची किस्म के लोग। तो इन्होंने तुरंत सोचा यार कि काश अगर हम लोगों को भी इनकम टैक्स भी ज़्यादा मिले तो, क्योंकि इनकम टैक्स बचाने के लिए भी लोग तो सेल कंसिडरेशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि जितना सेल कंसिडरेशन कम होता जाएगा उतना कैपिटल गेन घटता चला जाएगा। चलो इसकी बात छोड़ो, ये अभी भी तो मिस्टर बी से कह सकता है कि भैया कि हम आपको 40 लाख नंबर 1 में देंगे और 20 लाख हमसे नंबर 2 में ले लो। अब 40 लाख लिखा पढ़ी में होगा तो इनकम टैक्स वालों को बताएंगे भाई 40 लाख रुपए में भाई यहाँ तो नहीं बचा पा रहे, यहाँ तो 10 लाख देने पड़ जाएंगे, पर इनकम टैक्स में तो हमारा फुल वैल्यू कंसिडरेशन 40 लाख ले लिया जाएगा। तो इनकम टैक्स वाले कहाँ फिर इतने आसानी से हार मानने वालों में से, तो उन्होंने खट से सेक्शन 50C बनाया और क्या कहा कि
कहा कि ये बताओ क्या लैंड बिल्डिंग ट्रांसफ़र की गई है? मैंने कहा हाँ लैंड ट्रांसफ़र की गई है। कहते ओके। क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसिडरेशन के 105% से ज़्यादा है? ना सेल कंसिडरेशन कितना? 60 लाख। ठीक, 60 लाख का 105% अगर आप कर दो तो 63 लाख हो गया। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है कितनी? ये है 1 करोड़ 100 लाख। नाउ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 105% ऑफ सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन के 105% से ज़्यादा हो रही है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इसलिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिस्टर बी के लिए जब कैपिटल गेन कैलकुलेट करा जाएगा तो मिस्टर बी के लिए इस प्रॉपर्टी का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 करोड़ रुपए लिया जाएगा, ना कि 60 लाख रुपए में। समझ में आ रही बात? ये है ड्रामा यहां पे। फिर इसमें एक और बात कही जा रही है, कह रहा है इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज डिफरेंट। ये सब कई बार ऐसा होता है कि हमने प्रॉपर्टी खरीदने का एग्रीमेंट आज कर लिया, बट रजिस्ट्री अभी नहीं हो रही। रजिस्ट्री बाद की किसी डेट में होगी जाके, क्योंकि जब हम प्रॉपर्टी जैसे खरीदने जा रहे हैं तो इसके लिए एक एग्रीमेंट करवा लिया मिस्टर बी से। मिस्टर बी के साथ एक एग्रीमेंट हो गया, भाई बाकी पैसा अरेंज करने में समय लगेगा ना, 2-3-4 महीने का भी डिले हो सकता है। तो से एग्रीमेंट आज होता है। ये तो कहानी समझ में आ गई ना आपको सबको? इधर देखो जरा, से डेट ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता है ऑन से 1 अक्टूबर 2000 या 1 दिसंबर 19 को एग्रीमेंट होता है। एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये है से 1 जून 2020। ओके, अब जिस डेट पे एग्रीमेंट हुआ इस डेट पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान ले चल रही थी करीब करीब 70 लाख, बट ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो गई बढ़ के से 85 लाख। क्योंकि मैंने कहा कि हर साल 1.5 साल में गवर्नमेंट रिवाइज कर देती है, तो 1 दिसंबर को रेट था स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70 लाख चल रही थी, एंड 1 अप्रैल 2020 से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रिवाइज हो गई, अभी 85 लाख पे पहुंच गई। अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि जिस डेट पे एग्रीमेंट हुआ उस डेट पे तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70 लाख थी। हाँ, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 85 लाख थी। तो मैं इस सेक्शन के लिए कौन सी डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर करूं? इस 70 लाख को कंसिडर किया जाए यहाँ पे, या इस 85 लाख को कंसिडर किया जाए? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है इट इज क्वाइट पॉसिबल that stamp duty on the date of agreement is different from stamp duty on the date of registration. डेट ऑफ एग्रीमेंट जिसमें सारे टर्म्स कंडीशंस डिसाइड हुए, कितने में प्रॉपर्टी बेची खरीदी जाएगी क्या है वो सब इसमें लिखा है। तो इस डेट पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कुछ है, जबकि जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उस डेट पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कुछ और हो गई। इन सच अ केस द स्टैम्प ड्यूटी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट में बी टेकन, स्टैम्प ड्यूटी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट में बी टेकन एंड नॉट एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कह रहा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70 लाख ले ली जाए, ना कि 85 लाख, लेकिन ऐसे नहीं। कब? ऑन, तो इन सच अ केस द स्टैम्प ड्यूटी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट में बी टेकन एंड नॉट एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाउएवर दिस रूल शैल अप्लाई। कौन सा रूल? कि डेट ऑफ एग्रीमेंट की एसडीवी ली जाए, ना कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की एसडीवी। बट ये होगा कब? Only this shall apply only in those cases where amount of consideration or a part thereof has been received by way of an account paid check or draft or by use of electronic clearing system through a bank account or through prescribed electronic mode before the date of the agreement.
कह रहा है भैया मान लें इस प्रॉपर्टी को बेचने का एग्रीमेंट, इसी की कहानी समझ लीजिए, इस प्रॉपर्टी को बेचने का एग्रीमेंट इस डेट पे हुआ, एसडीवी थी 70 लाख रुपए उस डेट पे। कह रहा है क्या इस डेट के पहले मिस्टर बी को इस 60 लाख रुपए में से क्या कोई अमाउंट मिल गया था? ये पूरा 60 लाख हो सकता है इस डेट तक मिल गया हो, पूरा तो मिलने के चांसेस कम ही हैं। हाँ, पार्ट जरूर मिल सकता है, जैसे मैंने कहा ना टोकन मनी मिली एडवांस। तो अगर मिस्टर बी को इस 60 लाख में से कुछ भी अमाउंट इस डेट के पहले मिल चुका था, कैसे? अकाउंट पे चेक के थ्रू, या अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, या इलेक्ट्रॉनिक जो पेमेंट मोड्स हैं उनके थ्रू, अगर पैसा इसको ऑलरेडी मिल गया था इस डेट के पहले तो भैया 70 लाख एसडीवी ली जाएगी। और अगर इसको इस डेट के पहले कुछ भी नहीं मिला था, पैसा इस डेट के बाद मिला है, तो फिर एसडीवी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की पकड़ी जाएगी। ठीक है ना, ये यहां लिखा हुआ है। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। अब मुद्दा यहां पे ये आता है कि मिस्टर बी जिसने 60 लाख में प्रॉपर्टी बेची और आप कह रहे हो कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ है, जो कि आपके सेल कंसिडरेशन के 105% से ज़्यादा है, तो हम तो आपके कैपिटल गेन के लिए 1 करोड़ रुपए लेंगे फुल वैल्यू कंसिडरेशन। सीधे इसका कैपिटल गेन 40 लाख रुपए बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? कहाँ 60 लाख रुपए और कहाँ 1 करोड़ रुपए? ये सेक्शन ना होता तो 60 लाख रुपीस मिस्टर बी के लिए फुल वैल्यू कंसिडरेशन होता, बट ड्यू टू सेक्शन 50C मिस्टर बी के लिए फुल वैल्यू कंसिडरेशन 1 करोड़ रुपए लिया जाएगा। तो 40 लाख से कैपिटल गेन बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? तो अब मिस्टर बी क्या करे? कुछ इसके पास क्या कोई रेमेडी, कोई रास्ता है इसके पास? तो आगे लिखा हुआ है, देखो, व्हेन एसएससी डिस्प्यूट्स वैल्यू एडॉप्टेड बाय स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी। एसएससी ने कोई डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया ना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में बी डिटरमिन्ड एज फॉलोज। तो ऐसे केस में क्या होगा? यहां पे देखो डिफरेंट सिचुएशंस में ये टेबल बनी हुई है। इस टेबल में क्या हो करने के लिए कहा जा रहा है? सब लोग इसको जरा पढ़ो, पढ़ के समझो और फिर मुझे बताओ कि क्या आपने समझा। पढ़ो, समझो, जरा मुझे बताओ। समझ में आ गया टेबल में क्या लिखा हुआ है? कहने वेयर द एसएससी, पहली सिचुएशन क्या है? वेयर द एसएससी एक्सेप्ट्स द वैल्यू एडॉप्टेड बाय स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी। कह रहे हैं साहब जो ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डिसाइड करी है गवर्नमेंट ने, एसएससी ने एक्सेप्ट कर लिया, इन्होंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी। अब इससे आसान क्या होगा? जब आपने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करनी ही नहीं है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो भैया 1 करोड़ रुपये फिर आपके लिए फुल वैल्यू कंसिडरेशन होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो एसेस करी गई है वही फुल वैल्यू कंसिडरेशन हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन, वेयर द एसएससी हैज डिस्प्यूटेड वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी अंडर द स्टैम्प एक्ट, दैट इज स्टैम्प ड्यूटी प्रोसीडिंग्स। लो, एसएससी ने क्या किया? एसएससी हमारे इस केस में कौन है? मिस्टर बी एसएससी है या मिस्टर ए एसएससी है? मिस्टर बी एसएससी है, इसी का तो कैपिटल गेन कैलकुलेट हो रहा है। सीए साहब, मिस्टर बी ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोर्ट में केस फाइल कर दिया। किस बात का केस? ये स्टैम्प ड्यूटी जो आप एसेस करे बैठे 1 करोड़ रुपए, इसको हटा दें, बार बार कंफ्यूज करता है। जी, मिस्टर बी ने गवर्नमेंट के केस में मुकदमा दायर कर दिया, केस फाइल कर दिया और बोला कि साहब ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो आप लोगों ने 1 करोड़ रुपए जो एसेस करी हुई है, ये बहुत ज़्यादा है साहब। इतनी स्टैम्प ड्यूटी, इतनी वहाँ पे सर्किल रेट कहाँ पे है? इस रेट पे कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे कोई खरीदी बेच नहीं रहा है। खामखा में आपने ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इतनी एसेस करी हुई है,
अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। अब मुकदमा चल रहा है सब अंडर स्टैम्प एक्ट। कोर्ट ने पूछा कि साहब ये बताइए, स्टैम्प ड्यूटी जो भी देनी थी वो तो मिस्टर ए को देनी थी, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, आप क्यों परेशान हो यहाँ पे कि सर्किल रेट इतना है और इसके हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी जाएगी, तो वो पे तो उसको करना है। ये 1 करोड़ 10% उसको देना है 10 लाख रुपए, ये 70 लाख होते 10% उसको देना था 7 लाख रुपए। आप क्यों दुखी हो इस मामले में? मिस्टर जी ने कहा, अरे साहब आप भी कैसी बात कर रहे हो, ठीक है हमें नहीं देनी है स्टैम्प ड्यूटी, अगले को पे करनी है, बट इनकम टैक्स में जो फुल वैल्यू कंसिडरेशन लिया जाएगा कैपिटल गेन निकालने के लिए, वो तो 1 करोड़ रुपए लिया जाएगा, उसका असर तो मेरे ऊपर आ रहा है। और ये मतलब कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एसेस करने का। 25,000 रुपये रेट यहाँ का बता रही गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी रेट है 25,000 सर्किल रेट, वो सर्किल का रेट गवर्नमेंट के हिसाब से 25,000 है। कहाँ प्रॉपर्टी 25,000 में उस इलाके में बिक रही है? और अगर गवर्नमेंट का कहना है कि साहब वहाँ की मार्केट वैल्यू 25,000 रुपये ही है, तो मैं इस प्रॉपर्टी को मिस्टर ए को नहीं बेचूंगा, गवर्नमेंट मेरे से प्रॉपर्टी एक्वायर कर ले, मेरे से ले ले प्रॉपर्टी और मुझे 25,000 के हिसाब से 1 करोड़ रुपये मुझे दे दे। अरे 1 करोड़ रुपये मिले, फिर 1 करोड़ रुपये कैपिटल गेन कैलकुलेट हो, समझ में आता है। मिल रहे हैं 60 लाख रुपए और टैक्स जाएगा 1 करोड़ के हिसाब से, तो ये तो नाइंसाफी हमारे साथ। तो सब हमारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर कर ले और इसमें जो करना है वो करे, इसमें पुलिस थाना बनवा दे, जो करना है वो गवर्नमेंट करे, हमारी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ले। गवर्नमेंट ने कहा कि हमें नहीं आपकी प्रॉपर्टी की जरूरत है, हमें नहीं चाहिए। कहते हाँ क्यों लोगे, तुम्हें पता है उस इलाके में 25,000 रेट है ही नहीं, तो क्यों आप हमारी प्रॉपर्टी एक्वायर करोगे? इसलिए जरा स्टैम्प ड्यूटी का रीअसेसमेंट किया जाए। पता चला फाइनली कोर्ट ने जो है इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ से घटा के से 80 लाख रुपए कर दी। तो अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या कंसिडर की जाएगी? 80 लाख रुपए कंसिडर करी जाएगी, जो फाइनली कोर्ट ने डिसाइड किया है। यही लिखा है यहाँ पे, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन एज फाइनली एक्सेप्टेड फॉर स्टैम्प ड्यूटी पर्पस। स्टैम्प ड्यूटी पर्पस के लिए जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फाइनली एक्सेप्ट होगी वो हम लोग कंसिडर करके फिर सेक्शन 50C को अप्लाई करेंगे। तीसरी सिचुएशन, where the assessee claims before income tax authorities that value adopted by stamp duty authority is more than the fair market value, but he has not disputed such valuation in stamp duty proceedings. लो हिसाब। तो मिस्टर बी ने अंडर स्टैम्प एक्ट किसी प्रकार का कोई भी ड्रामा नहीं फैलाया, कोई डिस्प्यूट नहीं रेज किया इसने। बट जब इनकम टैक्स में इसका जब असेसमेंट होना था तो इसने असेसिंग ऑफिसर से बोला, श्रीमान जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं कि जहां पे भी मेरी प्रॉपर्टी थी वहां की मार्केट वैल्यू 15,000 रुपये थी जिस रेट पे मैंने प्रॉपर्टी बेची, बट गवर्नमेंट ने इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अनाप शनाप जबरदस्ती में बढ़ा के रखी हुई है सर। तो मैं चाहता हूं कि सब इसमें कोई मैं कंसीलमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी बेची गई 1 करोड़ में लेकिन मैं कह रहा हूं मैंने 60 लाख में बेची है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप इस प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू है उसका आप असेसमेंट करवा लीजिए, वैल्यूएशन करवा लीजिए, पता करवा लीजिए कि क्या ये प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 25,000 रुपये स्क्वायर मीटर थी, 25,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर। अब असेसिंग ऑफिसर से जब इसने ऐसा क्लेम किया तो असेसिंग ऑफिसर क्या करे? मान ले इसकी बात, ये सही कह रहा है कि हाँ भाई वाकई में प्रॉपर्टी 15,000 में बेची गई है, ये गलत है, ज़्यादा है मार्केट रेट से। इनके चेहरे पे क्या लिखा हुआ है कि जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं? तो असेसिंग ऑफिसर फिर क्या करता है ऐसे केस में? इस मैटर को रिफर कर देता है वैल्यूएशन ऑफिसर को अंडर सेक्शन 55A। सेक्शन 55A में क्या करता है? वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर को यह मैटर रेफर कर दिया जाता है कि जाइए इसकी मार्केट वैल्यू का पता करवाइए। नेक्स्ट पेज पे देखिए सेक्शन 55A दिया हुआ है, पैरा 102 पे देखो सब लोग। पैरा 102 वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल एसेट व्हेन कैन बी रेफर्ड टू वैल्यूएशन ऑफिसर। ये जो भी कुछ लिखा हुआ है दिस इज बेसिकली सेक्शन 55A। टिक कर लीजिए, इसको एक बार ऐसे आप सरसरी निगाहों से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना।
तो सर वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट हो गया। अब वैल्यूएशन ऑफिसर इस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करेगा, उनका अपना जो भी सिस्टम होता है उसके हिसाब से। पता चला वैल्यूएशन ऑफिसर जब अपॉइंट हुआ, एंड प्लीज़ अब के बाद जो मैं बात कहने जा रहा हूँ ये बात ऑफ रिकॉर्ड रहेगी, ये बात कहीं नोट नहीं करी जाएगी, ना ही कहीं पे कोट करी जाएगी, हमारे आपके बीच की बात है बस, ठीक है ना। चलिए, तो वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट हो गया। उस वैल्यूएशन ऑफिसर ने मिस्टर बी को कांटेक्ट किया, यहाँ सब आपकी प्रॉपर्टी का वो करना है, वैल्यूएशन करना है, तो साइट विजिट करनी होगी। तो मिस्टर बी ने कहा हाँ साहब बिल्कुल, जब आप बताएं तो हम आपको लेके चलेंगे। तो एक तय दिन पे मिस्टर बी वैल्यूएशन ऑफिसर को लेके जाते हैं। सीन देखिएगा जरा, ड्रामा क्या चल रहा है। तो जब मिस्टर बी अपने प्लॉट के आसपास पहुंच रहे थे, कहते सर बस आने वाला है हमारा प्लॉट। तो वैल्यूएशन ऑफिसर ने कहा कि साहब आपका प्लॉट तो बड़ी अच्छी जगह पे था, इसको क्यों बेच दिया आपने? कहते साहब बस पैसे की ज़रूरत थी इसलिए बेच दिया। कहते हैं यहाँ का तो रेट हमारे ख्याल से कुछ नहीं तो 30-40 हज़ार रुपये के आसपास चल रहा होगा यहाँ का तो मार्केट रेट। मिस्टर बी ने कहा साहब कहाँ यहाँ 30-40 हज़ार रुपये, यहाँ 20 हज़ार में कोई नहीं खरीदने को तैयार है। बड़ी मुश्किल से तो 15 हज़ार के रेट पे हमने बेची, और आप कह रहे हैं 30-40 हज़ार यहाँ का रेट होगा। कहते हाँ हम जानते हैं यहाँ की प्रॉपर्टी 35-40 हज़ार रुपये से नीचे की नहीं है। बी ने कहा साहब कौन सी प्रॉपर्टी 35-40 हज़ार रुपये के रेट पे है यहाँ पे, हमको बता दीजिए जरा। और जिस इलाके में मेरी प्रॉपर्टी उस इलाके की बात करिए ना, ये थोड़े नहीं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर वहाँ का रेट 40 हज़ार रुपये है। अब कल्याणपुर का रेट अलग है, पनकी का रेट अलग है, जीटी रोड पे आ जाइए तो वहाँ का रेट अलग है, इंदिरा नगर का रेट अलग है। तो सब अलग अलग जगहों के अलग अलग रेट्स हैं। वो जीटी रोड के किनारे रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे लाइन जो जा रही है, रेलवे लाइन के उस साइड का रेट अलग है, रेलवे लाइन के इस साइड का रेट अलग है। तो हाँ साहब उधर का रेट चल रहा है 40 हज़ार रुपये, तो इधर का रेट 15 हज़ार ही है। कहते नहीं हम इसी इलाके की बात कर रहे हैं, यहाँ का रेट 35-40 हज़ार रुपये के आसपास का है। कहते नहीं सब कोई प्रॉपर्टी इस रेट की नहीं है यहाँ पे, आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है। कहते तो आप क्या चाहते हैं, हम कह दें कि यहाँ का रेट 15 हज़ार रुपये है, हमारे कह देने से आपका फ़ायदा होगा ना। अभी 25 हज़ार रुपये के हिसाब से आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, और हम अगर बोल दें कि हाँ 15 हज़ार वहाँ की मार्केट रेट, तो आपका कैपिटल गेन 60 लाख के हिसाब से निकलेगा। तो फ़ायदा तो आपका हो जाएगा ना, कैपिटल गेन तो आपका बचेगा। हमारा इसमें क्या फ़ायदा है? हमारे फ़ायदे से मतलब समझ रहे हैं ना आप। वैल्यूएशन ऑफिसर कह रहा है कि हम क्यों कहें कि वहाँ की आपकी इस प्रॉपर्टी का मार्केट रेट 25 हज़ार नहीं 15 हज़ार रुपये, हमारा क्या फ़ायदा है? तो मिस्टर बी ने कहा आप सर परेशान मत होइए, जो भी आपकी सेवा होगी हम सेवा करेंगे आपकी। कहते क्या सेवा करेंगे आप? कहते साहब जो भी 5-10 हज़ार रुपये की बात होगी वो आप उसके लिए मत सोचिएगा। वैल्यूएशन ऑफिसर ने कहा 5-10 हज़ार रुपये में तो आज की तारीख में कुछ नहीं होता है साहब। कहते तो फिर 50-50। कैसे 50-50 मतलब? जितना कैपिटल गेन आपका बचेगा, टैक्स जितना आपका बचेगा उसका 50% हमारा। ऐसी अब आप समझ रहे हैं बात को, क्या चल रही डील दोनों के बीच में। से किसी एक एक्स अमाउंट पे जाके मामला तय हो जाता है, लेन देन तय हो गया, एंड वैल्यूएशन ऑफिसर ने अपनी जो वैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट करी उसके हिसाब से बोला कि यहाँ की जो मार्केट वैल्यू जो एसेस करी है वो मार्केट वैल्यू से 18,000 रुपये स्क्वायर मीटर। अब बताइए क्या होगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या कंसिडर करी जाए? 18,000 रुपये लिखा है। द असेसिंग ऑफिसर विल हैव टू रिफर द मैटर टू द वैल्यूएशन ऑफिसर एंड द फेयर मार्केट वैल्यू determined by him, that is by valuation officer, will be substituted for stamp duty value। तो अब हम क्या वैल्यू लेंगे? अब हम 25,000 के हिसाब से कैपिटल गेन नहीं निकालेंगे। अब कैपिटल गेन निकलेगा मिस्टर बी का इस 18,000 रुपये, 18,000 रुपये रेट समझ में आ रहा है ना, पर स्क्वायर मीटर का रेट उसने ये अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट में दिया है। तो एसएससी का कैपिटल गेन अब 18,000 के हिसाब से निकाला जाएगा, मतलब कि 400 स्क्वायर मीटर का कितना हुआ रखिए 72 लाख बच गया ना इसका कैपिटल गेन। लेकिन जब वैल्यूएशन ऑफिसर ने कहा
कि 50-50। तो मिस्टर बी बिदक गया सब सुन के, कहता साहब 50-50 ये कोई हराम का पैसा थोड़े नहीं आ रहा है। आप जो मार्केट रेट है यहाँ का उसके हिसाब से वैल्यूएशन करके आप अपनी रिपोर्ट लगाइए साहब। हम नहीं कह रहे कि आप हमारा फ़ायदा करवाइए, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट के हिसाब से तो काम करिए आप। अरे जहाँ 2-4-5 हज़ार 10 हज़ार तक की बात है, चलो ठीक है भाई आप आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। खैर सरकार आपको इसी बात के लिए सैलरी देती है, लेकिन फिर भी भाई हमारा कुछ फ़ायदा हो जाएगा आपकी वजह से, तो चलिए। बट ये 50-50 मतलब ये तो आपने तो अंधेर गर्दी मचा कर रखी हुई है, हम नहीं देने वाले। तो वैल्यूएशन ऑफिसर का भी मूड खराब हो गया। उसने कहा ठीक है साहब, फिर तो हमको रिपोर्ट लगाने दीजिए, फिर क्या दिक्कत वाली बात है। कहते हाँ जो सही है वो करिए। और वैल्यूएशन ऑफिसर ने जाके साहब वहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करी कि साहब वहाँ की प्रॉपर्टी का जो फेयर मार्केट रेट है वो करीब 32,000 रुपीज़ का है। लो देखो जरा हालत, मतलब कि वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू जो आई है वो इससे ज़्यादा हो गई। अब कैपिटल गेन कितने अमाउंट को लेके कंसिडर करेंगे, इतने से या इतने से? इतने से तो पहले भी नहीं हो रहा था, पहले इतने के हिसाब से कैपिटल गेन निकल रहा था। अब कैपिटल गेन कितने से निकलेगा? आगे लिखा है इफ वैल्यू सो डिटरमिन्ड इज मोर देन ओरिजिनल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इफ द वैल्यू सो डिटरमिन्ड इज मोर देन द ओरिजिनल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, द ओरिजिनल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी टेकन। तो ऐसे केस में फिर 25,000 के हिसाब से कैपिटल गेन निकलेगा। समझ में आ रही बात? तो इसलिए इन ऑफिसर्स को भी समझना जरूरी होता है। आई थिंक आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया। तो ये कहानी थी सेक्शन 50C।